Welcome to study classes. Myself is Ajay Mirutta. हम लोग अपने इस सेशन में आव्यूह विधि से समीकरणों के हल की चर्चा करेंगे। डिटर्मिनेंट का ये लास्ट टॉपिक है। वास्तव में ये आव्यूह का टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार ये सारणिक वाली एक्सरसाइज में दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसी के साथ हम डिटर्मिनेंट्स को कंक्लूड करेंगे। आव्यूह विधि से समीकरण का हल बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2 लेक्चर हमने बताए हैं, जो उनमें एक में कोफैक्टर और माइनर फाइंड किया गया है, यानी उपसारणिक और सहखंड फाइंड किया गया है, और इसके पहले वाले लेक्चर में एडजॉइंट ए और ए इनवर्स निकाला गया है। उन लेक्चर को अगर आप कंप्लीट करते हैं तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, और ये 8 नंबर का एक सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। सारणिक जो आपका कंटेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इतने से 13 नंबर का सवाल आना है। 8 नंबर का ये एक क्वेश्चन, एक्स वाई जेड के पदों में 3 समीकरण दिए होंगे और हमको एक्स वाई जेड फाइंड करना होगा आव्यूह विधि से। और दूसरा एक क्वेश्चन 5 नंबर का एक डिटर्मिनेंट, लेक्चर नंबर 2 हमारा आप देखिए, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके आधार पर एक क्वेश्चन आना है। तो ये 13 नंबर का आपका डिटर्मिनेंट आना है, और जो मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं उससे लगभग 9 नंबर, यानी 20 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर के आसपास ये दोनों चैप्टर मिलाकर होने हैं, और लगभग आपको 17 नंबर करना ही होता है। 8 नंबर वो एक ए इनवर्स वहाँ से और एक आव्यूह विधि से समीकरण का हल, दोनों में से एक करना होता है। 8 नंबर ये हो गया, 5 नंबर का एक सारणिक, 13 नंबर, और 2, 3, 4 नंबर और इधर उधर सवाल छोटे छोटे होते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक होगा, और आप इसको ध्यान से देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। आव्यूह विधि से समीकरण को हल करने के लिए 2 तरीके के प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न है जिसमें केवल एक्स वाई यानी दो पदों का समीकरण दिया होता है, या 2 चर राशियों में समीकरण दिया होता है। रैखिक समीकरण को हल करने की विधि जो बताई गई है वो यहाँ नहीं लगेगी। यहाँ जो विधि लगनी है वो आव्यूह विधि से लगनी है। तो आव्यूह विधि से हल करते समय कोई एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक क्वेश्चन हो गया, आव्यूह विधि से समीकरण। ये आव्यूह विधि से x और y में 2 समीकरण हैं, 2x + y, 2x + y = 7 और x + 2y = 5, x + 2y = 5 को हल कीजिए। ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है। 2x + y = 7 और x + 2y = 5। तो इन समीकरणों को हमको हल करना है। एक तो आप पढ़ चुके हैं जो समीकरणों को हल करने का जो तरीका है, लेकिन यहाँ पर हमको उस तरीके से नहीं हल करना है, हमको यहाँ पर आव्यूह विधि से हल करना है। तो इसका सलूशन देखिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ये समीकरण लिख लेंगे, ये 7 और x + 2y = 5। ये हमारे दोनों समीकरण हो गए। अब हम इनको आव्यूह रूप में लिखेंगे। आव्यूह रूप में क्या होगा, एक मैट्रिक्स यहाँ बनाएंगे। चूंकि यहाँ 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा, ये कोफिशिएंट लिख लेंगे, गुणांक 2, 1, यहाँ 1 और यहाँ 2, और फिर यहाँ हम लिखेंगे x और यहाँ y, और यहाँ हो गया 7 और 5। ढंग से देखें आप, अगर ये गुणा करेंगे हम ऐसे, तो 2 का x से 2x और धन y का 1 से यानी y, और फिर यहाँ गुणा करेंगे x धन 2y और बराबर 7, 5। आपको गुणा बताया गया है। उसी गुणे की तरीके से हम आव्यूह के समानता में आव्यूह की तुलना करते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम a पढ़ लेते हैं, इस मैट्रिक्स को a पढ़ लेते हैं, इसको हम x पढ़ लेते हैं और इसको c पढ़ लेते हैं।
यानी हमारा मैट्रिक्स जो लिखा हुआ था वो हो गया ए एक्स बराबर सी, और इसी को हम थोड़ा और सरल करें तो ये ए इधर आ जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, या हम ये कहें कि ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करें तो ए इनवर्स ए बराबर आई हो जाता है, और आई इंटू एक्स बराबर एक्स होगा, और ए इनवर्स से इधर गुणा करेंगे तो ए इनवर्स सी हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब हम सबसे पहले ए का मान लिखते हैं। ए बराबर हमारे पास है 2 1 1 2, और हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, यानी सारणिक का मान निकाल लेते हैं और देखते हैं 2 दूनी 4 और -1 यानी 3 नॉट इक्वल टू 0, और चूंकि 0 नहीं है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स उपस्थित है, ए इनवर्स उपस्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, जब तक मॉड ए 0 नहीं, माने मॉड ए का मान कुछ हमको नहीं मिलेगा तब तक ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। मॉड ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा ये है कि हम मॉड ए निकाल कर देखेंगे कि वो 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जा रहा है तो फिर समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में संगत और असंगत की भी बात की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान देने वाली बात है। जो आपकी 4.5 एक्सरसाइज है, 4.6 एक्सरसाइज है, वहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए हुए हैं जहाँ पूछा जा रहा है कि समीकरण निकाय संगत है अथवा असंगत है। तो आप सबसे पहले अगर संगत असंगत देखना है तो मॉड ए निकाल कर देखेंगे। मॉड ए अगर 0 आ रहा है तो समीकरण निकाय असंगत हो जाएगा। मॉड ए 0 आ रहा है तो समीकरण निकाय असंगत हो जाएगा, और अगर मॉड ए 0 नहीं आ रहा है तो वो समीकरण निकाय संगत होगा। चूंकि यहाँ पर मॉड ए 0 नहीं आ रहा है, अगर हम इस सवाल की बात करें तो हम लिखेंगे मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय संगत है। तो ये संगत असंगत की बात हुई। इस तरीके के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। मॉड ए अगर 0 नहीं है तो संगत होगा, और मॉड ए 0 है तो असंगत होगा, और इस प्रकार से हम संगत असंगत देख लेते हैं। और इसके बाद हम अगर समीकरण हल करने की बात करते हैं तो समीकरण जब हम हल करते हैं तो अगर हल करने के लिए सबसे पहले हमको मॉड ए निकालना पड़ेगा। 0 नहीं आ रहा है इसलिए ए इनवर्स उपस्थित होगा, और अब हम ए इनवर्स निकालने की जो विधि है उसका प्रयोग करेंगे, और उसका प्रयोग करने के लिए हमको A11, A12, A21, A22 निकालना पड़ेगा। तो A बराबर हमारे पास है 2 1 1 2, A11 यानी इसका, तो इसका जब हम शाखंड निकालेंगे तो ये लाइन छोड़ देते हैं, और -1 की घात 1 + 1 और × 2 यानी 2 आएगा। A12 इसका निकालना है तो ये दोनों लाइन छोड़ देते हैं, ये हो गया 1 + 2 और 1 हो गया यानी -1 आएगा। A21 -1 पावर 2 + 1 और फिर ये छोड़ देंगे तो 1 आएगा यानी -1, और A22 हमारे पास आ जाएगा 2 + 2, और ये लाइन ये छोड़ देंगे ये यानी 2। तो हमारे पास B जो होगा, B माने A के सहखंडों से बना आव्यूह, तो A के सहखंडों से बना आव्यूह हम निकालेंगे, क्या आएगा 2 -1 -1, और अब हम एडजॉइंट A निकालते हैं B ट्रांसपोज, और B ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 -1 -1 2। ये कुछ ऐसी परिस्थिति है कि एडजॉइंट ए भी वही आ रहा है जो बी आ रहा है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का आव्यूह लिखा हुआ है। नहीं तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम रो और कॉलम को आपस में बदल देते हैं। अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू हमने यहाँ 3 फाइंड की है, तो 1/3 2 -1 -1। और अब इस ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से x इक्वल टू ए इनवर्स सी, तो x हो गया xy, ए इनवर्स की वैल्यू 1/3
2 माइनस 1 माइनस 1 2 और c का मान यहाँ पर है 7 5। और अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। गुणा करने का जो तरीका है उस तरीके से हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास मान हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 1/3 और यहाँ ये गुणा होगा 7 दूनी 14 माइनस 5 और -7 प्लस 10 -7 प्लस 10 यानी हमारे पास ये बनेगा 1/3 ये 9 और ये 3 ये 2 अंदर जाएगा यानी 3 और 1 यानी x बराबर 3 और y बराबर 1। अब हम इन मानों को यहाँ समीकरण में रख के उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। हमारा उत्तर सही है इसका मतलब है यानी समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं यानी हमारा उत्तर जो है वो सही है। तो इस प्रकार से समीकरण हल करने की जो आद्य विधि है वो होती है। यहाँ जो हमने क्वेश्चन किया है ये 2 चरों का रैखिक समीकरण था। वास्तव में परीक्षा में 2 चरों का नहीं पूछा जाता है, 3 चर का रैखिक समीकरण पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम अगला एक क्वेश्चन करते हैं जो 3 चरों का रैखिक समीकरण होगा और वो आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। मतलब ये है कि सेम क्वेश्चन पूछा जाए अलग बात है, वैसे उस पर आधारित तमाम सवाल आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, आप उनको अभ्यास कर सकते हैं। इस पर भी दिए हुए हैं तो इसकी चर्चा हम तो ये हमारा एक क्वेश्चन होगा। 3 चरों का रैखिक समीकरण दिया है 2x - y + 3z = 9, x + y + z = 6 और x - y + z = 2 और इस समीकरण को हमको आव्यूह विधि से हल करना है। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए आप सबसे पहले ये समीकरण नोट कर लेंगे। परीक्षा में ये सवाल निश्चित रूप से आता है, इस बात का ध्यान रखकर इसको करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इसकी। ये हो गया 2। अब यहाँ पर हम इस समीकरण को आव्यूह रूप में लिख लेंगे। आव्यूह रूप में क्या होगा, इसको हम कोफिशिएंट ऐसे लिख लेते हैं 2 -1 3 फिर 1 1 1 चिन्ह सहित कोफिशिएंट लिखना है, ये आप ध्यान रखेंगे -1 1 और फिर यहाँ पर x y z और फिर यहाँ ये जो कांस्टेंट टर्म है वो। और अब हम इसको a पढ़ते हैं, इसको x पढ़ते हैं और इसको c पढ़ते हैं। वही तरीका अगर a इनवर्स से गुणा कर दें तो यहाँ i हो जाएगा, यहाँ a इनवर्स आ जाएगा यानी x बराबर a इनवर्स c। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम a लिखेंगे, a क्या होगा 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। इस प्रकार से हमारे पास a प्राप्त हो जाता है 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। और अब सबसे पहले हम संगत असंगत देखने के लिए माड a निकाल लेंगे। माड a निकाल लेंगे और माड a निकालने का मतलब हुआ सारणिक। और इस प्रकार से ये सारणिक हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम सरल करके देखेंगे कि सारणिक का मान क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से प्रसार करने के लिए हमने ये तरीका बताया है आपको। 2 1 + 1 -1 तो 1 -1 और +3 -1 -1 यानी ये हो गया 4, ये हो गया 0 और ये हो गया 6। तो -2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ये निकालना बहुत आवश्यक है। जब तक हम माड a निकाल कर नहीं देखेंगे हमको ये नहीं पता चलेगा कि a इनवर्स उपस्थित है या नहीं है। इसके अतिरिक्त माड a निकाल कर ही हम संगत या असंगत पता करेंगे। यहाँ पर माड a 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये निकाय संगत है। संगत असंगत पूछा जा सकता है तो उसके लिए हमको यही करना है कि माड a निकाल कर देखेंगे, नहीं 0 आ रहा है इसका मतलब निकाय हमारा संगत है, और अगर 0 आ जा रहा है तो निकाय असंगत हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे a इनवर्स उपस्थित है। अब a इनवर्स उपस्थित हो गया। अब आगे का काम करेंगे और आगे का काम करने के लिए हमको a लिखना पड़ेगा 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। ये हो गया। अब हम इसके
सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड निकालने का जो तरीका है a11 माइनस 1 पावर 1 प्लस 1, और इसका लिखना है यानी ये छोड़ देंगे 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1, और अब हम इसका प्रसार कर लेंगे तो ये प्लस हो गया 1 प्लस 1 यानी 2, और इसी प्रकार से a12 माइनस 1 पावर 1 प्लस 2, इसका निकाल रहे हैं 1 1 1 1, यानी ये माइनस हो गया बाहर, और यहाँ 1 माइनस 1 यानी 0, और फिर इसी प्रकार से a13 1 प्लस 3, इसका निकालेंगे तो ये उपसारणिक बचेगा यानी 1 1 1 माइनस 1, और ये प्लस हो गया माइनस 1 यानी माइनस 2, a21 2 प्लस 1, इसका निकाल रहे हैं माइनस 1 3 और माइनस 1 1, तो हमारे पास ये माइनस हो गया माइनस 1 प्लस 3 यानी 2 हो जाएगा माइनस 2। तो इस प्रकार से a21 हमको ज्ञात हो जाता है, और यही क्रम हम आगे देखेंगे तो हमारा a22 क्या होगा माइनस 1 पावर 2 प्लस 2, इसको निकाल रहे हैं a22 तो 2 1 3 1 2 1 3 1, ये प्लस हो गया, और 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। इसी क्रम में a23 निकालें अगर माइनस 1 पावर 2 प्लस 3 a23 तो 2 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये बाहर माइनस 1 पावर 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, यानी माइनस बाहर हो गया और माइनस 2 प्लस 1 यानी कुल मिला के प्लस 1 हो जाएगा। और फिर इसी क्रम में a31 माइनस 1 की घात 3 धन 1, इसका निकाल रहे हैं माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3 1, और हमारा ये प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस 1 माइनस 3 यानी माइनस 4। a32 निकालेंगे माइनस 1 पावर 3 प्लस 2 यानी ये तो 2 1 3 1, यानी क्या आएगा माइनस बाहर 2 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। और फिर a33 माइनस 1 पावर 3 प्लस 3, इसका निकालेंगे 2 1 माइनस 1, तो ये हो गया 2 और प्लस 1 यानी 3। तो इस प्रकार से हमको सहखंड प्राप्त हो जाते हैं, और जब सहखंड प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हम उनकी सहायता से a इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी अब हम b लिखेंगे, b माने a के सहखंडों से बना आव्यूह। क्या होगा 2 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2, फिर माइनस 2 माइनस 1 1, और फिर माइनस 4 1 3। इस प्रकार से हमको ये b प्राप्त हो जाता है 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 1 और माइनस 4 1 3। अब हम एडजॉइंट a फाइंड करेंगे। एडजॉइंट a इक्वल टू b ट्रांसपोज, यानी 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 4 1 3, एडजॉइंट a होगा। अब a इनवर्स निकालने का तरीका एडजॉइंट a अपान मॉड a। मॉड a की वैल्यू यहाँ माइनस 2 आई है, तो ये माइनस 2 हो गया, और इसको हम वैसे ही लिख देते हैं 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 4 1 3, और हमारे पास ये a इनवर्स फाइंड है। अब समीकरण 1 हम ले लेंगे, समीकरण 1 से x इक्वल टू a इनवर्स c, x की जगह हो जाएगा x y z, a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 माइनस 2 माइनस 4 0 माइनस 1 1 और माइनस 2 1 3, और c की वैल्यू हमारे पास 9 6 2 है।
और अब हम इनको गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे, चूंकि ये 3 गुणे 3 का लिखा है और ये 1 गुणे 3 का लिखा है, तो हम 3 गुणे 1 का लिखा है ये, तो हमारे पास गुणा संभव होगा और 3 गुणे 1 का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। वो मैट्रिक्स क्या होगा हम देखते हैं। क्या होगा? 2 9 18, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, यानी 18 माइनस 12 माइनस 8, तो 18 माइनस 20, यानी हमारे पास बचेगा यहाँ -2। 0 का 9 से 0, -6 और 2 यानी -4, -18 6 और 6 यानी -6। तो हमारे पास आया -2 -4 -6, ये 1/2 भीतर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3, यानी x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ये हमारा हल हो जाता है, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो इस प्रकार से हम आव्यूह विधि से 3 चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। और एक सवाल ये निश्चित रूप से परीक्षा में आना है, इस बात को आप अपने दिमाग में रखे रहिए और इसको देखते हुए परीक्षा की तैयारी करिए। इस पर जो क्वेश्चन आना है वो 8 नंबर का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उत्तर की जांच करना आसान है, क्योंकि x, y, z की जो वैल्यू मिलती है वो हम यहाँ रख के देखेंगे, हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो हम ये संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर की जांच करके भी देख सकते हैं, जिससे हमको ये कंफर्म हो जाए कि हमारा उत्तर सही है अथवा नहीं सही है। इसी प्रश्न में हमने एडजॉइंट ए निकालने का एक और आसान तरीका बताया था, हम फिर यहाँ रिपीट किए दे रहे हैं, एक बार आप उसको देखें और प्रश्न को हल करने में थोड़ी सी सुविधा हो सकती है। इसी प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम इसी प्रश्न को अगर हल करके देखते हैं, हमको ये भी देखना है कि क्या ये इन्वर्स एडजॉइंट ए वही आ रहा है नहीं आ रहा है। ये तरीका थोड़ा सा आसान होगा। तो ये सब तो जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। माड ए निकालेंगे, माड ए को दिखाएंगे कि 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ए इन्वर्स उपस्थित है, और फिर यहाँ ए लिखेंगे। और ए लिखने के बाद हमने आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पर आप ऊपर वाला रो फिर से रिपीट कर लेंगे, यानी R1 जो था उसको फिर लिख लेंगे और फिर दोबारा R2 लिख लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये वाला फिर लिख लेंगे 2 1 1 2 1, और फिर ये लिख लेंगे यानी C2 लिख लेंगे। ये हो। अब आप देखें कि हम B निकाल रहे हैं। B माने A के सहखंडों से बना आव्यूह। तो B निकालने के लिए, यानी ये जो निकाल रहे हैं वो हम यहाँ निकाल रहे हैं इस विधि से। इसमें हमको सहखंड अलग से नहीं निकालने हैं, थोड़ा केयरफुल होकर देखिएगा। और आसान विधि है थोड़ी सी, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो सकता है। इसका निकालना है, इस एलिमेंट का। तो हम क्या करेंगे, ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। 1 का 1 से गुणा और माइनस से प्लस 1 यानी 2। आप देखिए 2 आया। इसी प्रकार से इसका निकालना है तो 1 और -1 यानी 0। और इसी प्रकार से यहाँ देखें तो -1 यानी -1, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। इसी प्रकार से हमको ये निकालना है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे और तिरछा -3 और +1 यानी -1। और फिर इसका निकालना है तो 2 और -3 यानी -1। और फिर इसका निकालना है तो -1 और +2 यानी 1। फिर इसका निकालना है तो -1 -3 यानी -4। और इसका निकालना है तो 3 -2 यानी 1। और इसके लिए 2 + 1 यानी 3। आप मिला लीजिए B 2 0 -2 -2 -1 1 और -4 1 3। तो अगर इस विधि का प्रयोग करते हैं तो आपका ये पार्ट पूरा बच गया। इतना करना है और उसके बाद सीधे आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ये निकालने के लिए आपको इसको कहीं किनारे लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो सकता है। वैसे उपसारणिक और जो सहखंड है यानी कोफैक्टर एंड माइनर्स,
वो आपको पढ़ने हैं, तो आप उसी विधि का प्रयोग करें तो भी बेहतर होगा। तो इस तरीके से हम आव्यूह विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल कर लेते हैं। आपकी जो 4.6 एक्सरसाइज है वो यही है। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं समीकरण निकाय के संगत और असंगत का पता करिए कि कौन सा संगत है और कौन असंगत है। तो संगत असंगत की चर्चा हम कर चुके हैं। माड ए निकालेंगे, माड ए अगर 0 नहीं आ रहा है तो समीकरण निकाय संगत होगा, और अगर माड ए 0 आ जा रहा है तो समीकरण निकाय असंगत होगा। और इसके बाद कुछ समीकरण दिए हैं, उनको हल करना है। तो आव्यूह विधि से हल करने का तरीका हमने बताया। अब कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे 10th में आप पढ़ते थे कि कुछ भाषा में लिखा होता है और उसको हमको समीकरण रूप में बनाना होता है। हालांकि ऐसे परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर ये समीकरण ना देकर इस समीकरण के स्थान पर कुछ और दिया हुआ है भाषा में, तो उसको हम x, y, z संगत 3 राशियां मानकर, या 2 राशियों वाले हैं तो 2 राशियां मानकर संगत समीकरण फाइंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद जब ये समीकरण हमको मिल जाएगा तो जैसी विधि हमें बताई गई है, जिस विधि से हम हल करते आ रहे हैं, उस विधि का ही प्रयोग करके हम समीकरण निकाय को हल कर लेंगे। तो ये आपका जो 4.6 एक्सरसाइज है वो हो जाती है। अब एक विविध एक्सरसाइज जो इसकी है, वो हमने एक लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो अगर उस एक्सरसाइज उस लेक्चर को आप पढ़ेंगे तो वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए गए हैं। उसी बेस्ड पर ये एक्सरसाइज है आपकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है। उसमें कुछ और भी करने हैं, कुछ सारणी के क्वेश्चन हैं, कुछ आव्यूह के हैं। तो इस तरीके से आपका ये डिटर्मिनेंट कंप्लीट होता है। और आप पुनः हम आपको याद दिला दें कि डिटर्मिनेंट और सारणी को मिला के लगभग आपको 17 नंबर का सवाल परीक्षा में 16-17 नंबर का सवाल करना होगा। ऑप्शनल में यानी एक ही 7वां जो प्रश्न आता है, 8-8 नंबर के 2 सवाल आते हैं और एक करना होता है, वो आव्यूह का ही होता है। एक आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया से इनवर्स निकालने के लिए, और एक प्रश्न ये होता है आव्यूह विधि से समीकरण को हल करने के लिए। तो इस प्रकार से 8 नंबर आपका ये हो जाता है। एक सारणी का क्वेश्चन आता है जो हमने अपने लेक्चर 2 में बताया है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स को भी वहाँ किया गया है। उसका एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो 8-5 13 नंबर हो गया। और 3-4 नंबर के और छोटे सवाल आव्यूह और सारणी को मिलाकर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको 17 नंबर 16 नंबर आव्यूह और सारणी मिलाकर करना है। और आव्यूह भी हम पढ़ा चुके हैं, सारणी भी पढ़ा चुके हैं। सारणी का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये सारणी भी कंप्लीट होता है। तो आप आव्यूह और सारणी को अच्छे से तैयार करिए। फिर अगले वीडियो में हम अगले लेक्चर में, अगले सेशन में हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस पर आने वाले कंटेंट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इसका बेहतर लाभ ले पाएं। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को, अपने मित्रों में आप शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो इसका लाभ उठा पाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल पर जो कंटेंट अवेलेबल हो उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। देश इस समय समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए आपका अध्ययन अध्यापन कब शुरू होगा उस रूप में थोड़ी सी समस्या है। आप अपना कंटेंट निश्चित रूप से अपना सिलेबस तैयार करते रहें, ताकि आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपना कंटेंट पूर्ण रूप से सिलेबस अपना तैयार कर सकें। आपके जो प्रॉब्लम्स हों, आप अपने प्रॉब्लम्स को, फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो समस्या दूर करने का प्रयास कर सकें। तो स्टडी क्लासेस में बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।